जैव प्रौद्योगिकी है ना। अच्छा ठीक। ये स्विच ऑफ कर दीजिएगा सब बंद। हाँ, यहाँ से शट डाउन कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे, वो भी ऑफ हो जाएगा ना। अच्छा कर देगा ना, उसके बाद ऑफ कीजिएगा। अच्छा, पहले उसको ऑफ करना है। वो ऑफ कर देगा लैपटॉप। हाँ ठीक है, उसके बाद ही। अच्छा ठीक 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 ठीक। दोस्त जा रहा है उसके साथ सोच रहे हैं गाड़ी से निकल जाए। अरे निकल जाएंगे, अरे क्या है, वीकेंड है। सुनिए, हम उनके साथ आपको चिप कर देंगे, उनसे आप मिल लीजिएगा, चाहे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, ठीक है ना, जैसा हो, जैसा इच्छा। यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा, सब ऑफ हो जाएगा। हाँ 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 ठीक है ठीक है, चलिए चलते हैं। ओके बाय। हाँ हाँ टच में रहेंगे। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे जैव प्रौद्योगिकी। इसमें हम लोग को मेनली सिलेबस अगर आप उठा के देखिएगा, 4 चीज़ें पढ़नी हैं। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फिर क्या देखना है, फार्मास्यूटिकल और एनिमल ब्रीडिंग और फूड टेक्नोलॉजी, और 5वां है आपका एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, प्रमुख रोल क्या है, और कैसे बायोटेक्नोलॉजी आपको मदद करता है। ठीक है, तो ये देखना है। चलिए, तो हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। एग्रीकल्चर बायोलॉजी देखे थे कि कैसे हम लोग क्या किए, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, मतलब कोई पेस्ट है, कोई इंसेक्ट है, उसको मारने के लिए कुछ के जीवाणु जो हैं वो कुछ टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, और वो जो जीवाणु हैं हम लोग उसका डीएनए निकाल लेते हैं। हम लोग इतने सक्षम हैं कि जो जीवाणु जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके कोई फसल के कीड़े को मार देते हैं, उसके डीएनए को हम लोग निकाल के फसल के अंदर डालने की क्षमता रखते हैं, जिस कारण क्या होता है, वो जो फसल है उस कीट के लिए क्या हो जा रहा है, रेजिस्टेंट हो जा रहा है। कल हम लोग देखे ये चीज़ कैसे करते हैं, यही काम मेरा था, आपको बताया। सिमिलर तरीके से एनिमल में भी हम लोग देखें कि अच्छा ब्रीड है, अगर कोई अच्छा क्वालिटी का गाय है, उसका डीएनए हम लोग जान रहे हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर डीएनए से ये थोड़ी मजबूत हो रही है या ज़्यादा दूध दे रही है, तो उस पर्टिकुलर डीएनए का सेक्शन को हम काट करके निकाल ले रहे हैं, और जो दूसरी गाय है, जो हमारा जो नस्ल वाला गाय है, उसके साथ मिला पा रहे हैं। मिलाने के बाद ट्यूब में मिला लिए, अब उसमें सीमेन में मिला लिए, और सीमेन को हम लोग इंसर्ट कर ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दे रहे हैं, और जो नया बच्चा आ रहा है उसमें 100% चांस होता है, हाईली लाइकली, कि जो नया बुल आएगा उसके पास दोनों की बेस्ट क्वालिटी होगी, और वो गाय हमारे लिए ज़्यादा दूध देगी, ज़्यादा दिन जीवित रहेगी। ये सारी क्षमता उसमें रहती है। ऐसे अगर ब्रीडिंग कराइए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक अच्छी गाय है जो बहुत दूध दे रही है लेकिन जल्दी मर जा रही है, एक दूसरा गाय का प्रजाति है आपके पास, वो दूध बहुत कम दे रहा है लेकिन मजबूत है, लंबा दीर्घायु है। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल उसका सीमेन निकाले बुल का और इस गाय के साथ मिला दिए, तो नया बछड़ा जो आएगा ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों का बेस्ट क्वालिटी हो सकता है दीर्घायु भी नहीं निकले और दूध भी कम दे, ठीक है, या हो सकता है दीर्घायु निकले और दूध भी ज़्यादा दे। तो ये तो आप बाहर से जब किए, सिर्फ सिंपल ब्रीडिंग की प्रक्रिया किए, लेकिन अगर आप उसका वो डीएनए निकाल ले रहे हैं जिसके कारण वो दीर्घायु हो रहा है, और हम उस डीएनए को निकाल के हम जब डाल रहे हैं दूसरे गाय में, तो वो गाय क्या हो जा रही है,
दीर्घायु हो जा रही है और दुधारू भी हो जा रही है। ठीक है, तो ये क्षमता है बायोटेक्नोलॉजी का। ये जो गेसवर्क होता है उसको रिड्यूस करता है और एग्जैक्ट रिजल्ट आपको देता है। ये समझ में आया है? तो बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी पसंद का डीएनए है, गुणसूत्र है, जिससे हम लोग वो पर्टिकुलर प्रोटीन बना सकते हैं, उसको हम निकाल ले रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट जीन्स निकाल ले रहे हैं, जिसमें हमको चाहिए उसमें डाल दे रहे हैं और फिर उससे जानवर बना ले रहे हैं। समझ गए हैं? उसी तरह सेम काम हम लोग पौधे के साथ किए। अगर पौधे के साथ कर रहे हैं तो एग्रीकल्चरल बायोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। जानवर के साथ ये मैकेनिज्म कर रहे हैं तो एनिमल ब्रीडिंग या एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कल हम लोग पढ़ लिए थे, कैसे किए थे एक बार ब्रीफ फिर से दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ये एक प्रमुख क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, जैसे बीटी कॉटन का एग्जाम्पल लिए थे हम लोग लास्ट क्लास में। बीटी कॉटन कोई समझाओ, कोई समझा सकता है? आके इसको कोई समझाएगा? इधर इधर आ जाओ। अच्छा, वहीं से बैठ के बता दो। ये जो कल समझाए थे ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई समझाएगा? ट्राई करोगे? अरे हिम्मत करो, इतना लजाओ नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। सौरभ, जॉन, अच्छा जॉन तो एब्सेंट था, सुलेखा भी भागी हुई थी, आज सब पकड़ा गया। नहीं नहीं नहीं, जिनको कहीं जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, जा सकते हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। आखिरी क्लास है मेरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सही में जा सकते हैं, सुन जाना है तो निकल लो, है ना। चलो 2 मिनट दे रहे हैं, निकलना है निकल जाइए, नहीं बुरा मानेंगे भाई, तुमको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, हमारा थोड़ा पैसा कटेगा। जाना है किसी को तो चलो झेलो, चांस तो दिए थे। देखो, मान लो ये बीटी कॉटन है, ठीक है, बीटी कॉटन मतलब ये कृत्रिम रूप से बनाया हुआ कॉटन का पौधा है जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक कीट से रेजिस्टेंस करता है। कहने का मतलब है ये बीटी कॉटन, जैसे नॉर्मल कॉटन का पौधा जो होता है, इसमें कौन सा कीड़ा सबसे ज़्यादा लग रहा है? तो बीटी, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, है ना। इस नाम का कीट जो है इसको क्या कर रहा है? अच्छा, बोले थे ना कौन सा कीड़ा है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्या है? कीट है या बैक्टीरिया है जिससे हम लोग निकाल रहे हैं? होमवर्क दिए थे ना, यही हम चेक कर रहे थे। क्यों नहीं किया होमवर्क? बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्या है? क्या वो कीट है या वो बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? क्यों? तो बैसिलस, कुछ याद आया? बैसिलस बताए थे, पढ़ के आइए फिर से। अब क्या पढ़ के आइएगा, आप सुन लीजिए, ठीक है। बीटी, देखिए नॉर्मल कॉटन का पौधा जो है उसको कोई कीड़ा लगता है जिसको बोलते हैं कॉटन वॉर्म्स, ठीक है, बॉल वॉर्म्स, ठीक। अब ये इसको खा जाता है जिसके कारण सूती का खेती डिस्टर्ब हो जाता है, सूती कम प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब पाया गया, देखा गया एक ऐसा जीवाणु है, एक ऐसा जीवाणु है, माने कीटाणु जीवाणु जो बोल लीजिए, ये एक ऐसा प्रोटीन छोड़ता है जिससे इस कॉटन वॉर्म की मृत्यु हो जाती है। कहीं से साइंटिस्ट लोग स्टडी किया और वो पता किया कि भैया ये जो बैक्टीरिया है ये एक ऐसा तत्व छोड़ता है जिससे ये कॉटन बॉल वॉर्म्स मर जाता है। ये जानकारी किसी को मिला? जो इंडस्ट्रियल आदमी है जो कॉटन की खेती कर रहा है उसको जाके कोई बता दिया कि भाई तुम्हारा कॉटन बच सकता है, उत्पाद में जो गिरावट आ रही है उसको सही कर सकते हैं। एक जानकारी मिली, इसका आगे क्या करना है तुम समझो। तब इस जीवाणु को, क्या इस बैक्टीरिया को हम इस पौधा में छोड़ सकते हैं? अगर छोड़ दोगे तो ये बैक्टीरिया भी इसको डैमेज कर सकता है, प्लांट को, है ना। तो प्लांट को तो डैमेज कर देगा, बैक्टीरिया हम सीधे सीधे डाल दिए तो ये तो मर जाएगा, कॉटन बॉलवर्म तो मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, ठीक। तब हम क्या किए, हम ले जाके बोले जानकारी बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी वाले रिसर्चर को
मेरे जैसा कोई आदमी कि भाई देखो मेरा खेती डिस्टर्ब हो रहा है एक कीड़ा के चलते, और हमको कहीं से पता लगा है ये जो जीवाणु है ये एक ऐसा प्रोटीन छोड़ता है जिससे इस कीट की मृत्यु हो जाती है। अब देखो तुम क्या कर सकते हो। हमको दे दिया काम। अब हम क्या किए, हम इस बैक्टीरिया को पूरा पढ़ाई किए और हम एग्जैक्टली पता कर लिए इसके पास एक डीएनए होगा, प्लाज्मिड भी होगा, मतलब डीएनए है। इसका डीएनए का एक हिस्सा, मतलब पूरा डीएनए नहीं, ये पूरा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सब पढ़ा है आपको। हमको पता चला इतना दूर का जो डीएनए का हिस्सा है, इतना दूर का जो डीएनए का हिस्सा है ये काम का है, यही जो है ये जहर बना रहा है, ये प्रोटीन वाला जहर बना रहा है। हम क्या किए, इतना दूर का डीएनए निकाल लिए ट्यूब में, ठीक है, ट्यूब में निकाल लिए। अब ट्यूब में निकालने के बाद बायोटेक्नोलॉजी करके अपने लैब में इसको पौधे के जड़ में डाल दिए, छोटे छोटे। ये किसके पौधे, कॉटन के पौधे में। कॉटन का पौधा का थोड़ा थोड़ा सेल्स में, स्टेम सेल्स जो होता है, प्लांट का स्टेम सेल नहीं बोलेंगे, टोटीपोटेंट सेल बोलेंगे, छोड़ दिए, समझिए पौधे का कोशिका में, जो कोशिका में हम डाल दिए। देखिए ये प्लांट सेल है ना, इसमें हम डिलीवर कर दिए। कल हम लोग देखे थे कैसे हो रहा है। ये जो डीएनए है डाल दिए इसमें मिला के, फिर बैक्टीरिया के अंदर डाले, बैक्टीरिया से कुछ पौधों के सेल्स में डाले, उस पौधे के अंदर वो डीएनए आ गया। कल हम लोग देख लिए थे। अब इस डीएनए को हम ले जाके पौधे के सैपलिंग मतलब छोटा छोटा पौधा का रूप, उसके अंदर एकदम, सैपलिंग्स भी नहीं, ये देखिए इतना छोटा सा पौधा का कोशिकाएं हैं, उसके अंदर ये वाला डीएनए आ गया जो वो जहर बनाएगा, ठीक है। अब ये पौधा को थोड़ा सा फिर बड़ा किए ट्यूब के अंदर, जैसे इससे पहले वाला डायग्राम में आप देखें, उसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल के हम लोग लैब में रखते हैं। जब थोड़ा बढ़ गया, मतलब सारा तो सर्वाइव नहीं ना करेगा पौधा, जो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तब ले जाके उसको खेत में लगा दिए। अब क्या होगा, अब ये कीड़ा जैसे ही इसको खाने के लिए आएगा, ये पौधा अब बीटी कॉटन जो है वो प्रोटीन, टॉक्सिक प्रोटीन छोड़ेगा, वो कीड़ा के पेट में चला जाएगा, कीड़ा भी मर गया, कॉटन की खेती भी बच गई, बैक्टीरिया से भी हम बच गए। सोचिए हम लोग जो चीज़ दिखती नहीं है उसमें से डीएनए निकाल ले रहे हैं। ये है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, समझ से परे है, लेकिन पढ़िएगा, देखिएगा, और जब करने का सौभाग्य मिलेगा तो लगेगा कि वाह क्या खेल है, ठीक है। तो डायबिटीज़ का भी जो हम लोग इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं ना, इंसुलिन भी इसी तरीके से प्रोड्यूस करते हैं लैब्स में, ठीक। तो ये तो हो गया एग्रीकल्चर में हम लोग जान के। यहाँ मोटा मोटी समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है ना, जो टॉक्सिन बनाने वाला जीवाणु है उसका हम डीएनए निकाल के पौधा में डाल दे रहे हैं। अब वो सीधे लिख दीजिए बायोटेक्नोलॉजी करके लैब में कृत्रिम रूप से हम उसको पौधा के सैपलिंग्स, मतलब क्या बोलेंगे उसको, छोटे पौधे, या फिर क्या बोलेंगे उसको, पौधे की कोशिकाओं में जो बड़े होकर बड़ा पौधा बनाएगा उसमें डाल दिए। सिंपल भाषा में लिखो ना, समझ में आना चाहिए। अब वो धीरे धीरे उसको कृत्रिम रूप से थोड़ा बड़ा करेंगे लैब में, और फिर जब उसको खेत में लगाएंगे तो वो बीटी कॉटन बन जाएगा। समझ गए हैं, लिख लेंगे। तो ये हम लोग पढ़े थे एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में। सेम चीज़ हम लोग कल देखे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत सारे फसल, गोल्डन राइस के भी बारे में बात किए थे। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में हम आपको बताए थे किस तरीके से हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक मतलब जिसमें दोनों का बेस्ट गुण हो, जिसमें बेस्ट क्वालिटी, थैंक यू, चलिए, जिसमें दोनों का सबसे बढ़िया गुण हो, वो गाय हम लोग बना ले रहे हैं, वो जानवर हम लोग बना ले रहे हैं, क्लोनिंग कर ले रहे हैं, इसी को क्लोनिंग बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक, इसी को क्लोनिंग बोलते हैं। कि इस गाय का सेल्स को निकाले, इस सेल से ट्रांसजेनिक सेल बनाए, जो भी हमको गुण चाहिए इसमें बना लिए, कोशिका बना लिए जो हमको जैसी कोशिका चाहिए, उस कोशिका, उस स्पर्म को हम क्या फ्यूज़ कराए, फ्यूज़ कराने के बाद जो हमको थोड़ा बड़ा किए इसको, कोशिका को, ये जानवर थोड़ा सा ट्यूब में ही बड़ा हुआ, इसीलिए बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी।
टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं? यही एनिमल ब्रीडिंग ही, वो भी ब्रीडिंग ही, ऐसे बोलना नहीं है कि मानव ब्रीडिंग है ना। उसमें क्या हो रहा है, अगर दंपति आपस में बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है किसी भी कारण से, तो क्या कर रहा है, फीमेल का ओवा निकाल ले रहा है ट्यूब में, मेल का स्पर्म निकाल ले रहा है ट्यूब में, दोनों को फ्यूज़ करा दे रहा है। फ्यूज़ कराने के बाद मशीन के अंदर रखता है एम्ब्रायोलॉजिस्ट। हम बहुत सारे हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं जहाँ एम्ब्रायोलॉजिस्ट के साथ हम लोग मिलके काम करते हैं। 75 तरह का काम है, रिसर्च है, आप कोई भी डोमेन में घुस सकते हैं। अब क्या किए, कृत्रिम रूप से उसको थोड़ा बड़ा कर दिए, क्योंकि आजकल की दंपत्ति जो है कंसीव नहीं कर पा रही है, मतलब स्पर्म और ओवा फ्यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, स्पर्म और ओवा जब फ्यूज़ करेगा तो उसको जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट बना तो जाइगोट ही नहीं बन पा रहा है दंपत्तियों के बीच में, स्पर्म डैमेज हो जा रहा है या फिर ओवा डैमेज हो जा रहा है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत स्ट्रेस ली हुई है महिला, तो वो जाइगोट बन ही नहीं रहा है। तो उसको क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में बना लिए। टेस्ट ट्यूब में कुछ दिन इंक्यूबेटर मतलब अवन टाइप का चीज़ होता है, उसमें एक मुख्य टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर रखते हैं और वहाँ 1 से 2 कोशिकाएँ, 2 से कुछ स्टेज, मतलब मोरुला या ब्लास्टुला स्टेज, वो सब नाम छोड़ दीजिए, मतलब बहुकोशिकीय जब हो जाता है, थोड़ा बड़ा साइज़ का हो जाता है, तब उसको निकाल के फिर महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है कि भैया अब तुम्हारा बन गया है बच्चा, थोड़ा सा 4-5 मतलब कि 20-30 कोशिकाएँ आ गई हैं, कुछ कोशिकाएँ आ गई हैं, अब इम्प्लांट कर लो, तब उसकी प्रेगनेंसी शुरू होती है। यही है टेस्ट ट्यूब बेबी। सेम चीज़ यहाँ पे भी किया जा रहा है। जब ये थोड़ा सा आपका देखिए, ये एक कोशिकीय है, अब यहाँ पे कितना है, बहुकोशिकीय हो गया, देखिए, अब इसको हम डाल दिए गाय के अंदर, अब ये बच्चा देगी तो वो हो गया ट्रांसजेनिक काऊ। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग अच्छे नस्ल का ब्रीड कर पाते हैं। हम लोग ब्रीडिंग क्यों नहीं कह रहे, हम लोग तो क्या कर रहे हैं, वो प्रजनन नहीं कर पा रहा है दंपति, तो हम लोग उसको मिला दे रहे हैं और मदद कर दे रहे हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी हुआ, लेकिन ब्रीडिंग नहीं हुआ। अब जैसे चाइना का हम आपको बता रहे थे, पर्टिकुलर डीएनए काट के कि आँख का कलर कैसा हो, वो वाला डीएनए निकालो, लंबाई कितनी हो, वो मिल के डिज़ाइन करके किया जाए तो वो हो गया बेबी डिज़ाइनिंग, है ना। जॉन सो जाओ, कहाँ सो रहे हो? अच्छा ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में भी हम लोग देखे थे वैक्सीन क्या था भाई, आपका कोविड वैक्सीन या कोविशील्ड कैसे बना था, बायोटेक की मदद से। बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता हम लोग कोई ज़िंदा नहीं होते। जो कोविशील्ड लिए हैं भाई, आपके अंदर में बंदर में मिलने वाला जो एस प्रोटीन है उसको निकाल के डाला गया है। तो भैया जो बंदर नहीं, लंगूर चिंपैंजी में जो मिलता है वो एस प्रोटीन, उसके अंदर जो वायरस होता है उसको खाली अफेक्ट कर रहा था, हम लोग को नहीं अफेक्ट करता है वो वायरस, एडिनो वायरस बोलते हैं उसको। वो वायरस को निकाल के हमारे अंदर डाला गया, जो कि मानव को कभी नहीं छेड़ता है, वो डाला गया, उसके अंदर का एस प्रोटीन निकाल के डाला गया, तो हम लोग जाके बचे। लेकिन समस्या दिख रही है, किसी मरीज़ लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ट की समस्या और ये सब रिपोर्ट किया गया है। लेकिन कोविशील्ड वालों मत डरो, ठीक है ना। डरने कौन को वैक्सीन लिया था, बच गया तुम, और कोविशील्ड वाला लोग कौन पांचों ले लिया था, कोविशील्ड और ये सब, कोई आदमी 5 वैक्सीन ले लिया था। हाँ क्या चीज़, जेस्टर था, क्या था, बूस्टर डोज। अच्छा, तो बूस्टर में अलग अलग नहीं ना ले लिया, हाँ मिक्स नहीं करना है, तो दिक्कत हो जाएगा। मिक्स नहीं ना किया था, नहीं दिखाना होता है कि आप पहले क्या लगा था, तो तुम लोग को यही
तो जान ही रहे हो कौन इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर MBBS क्या हो वहाँ पे, वो थोड़ी खड़ा होगा इंजेक्शन लगाने वाला कौन था, हमारा ये अनपढ़ भाई बंधु लोग। अरे जे मिल रहा लगाओ नहीं रे, लगा दिया वही ना किया है बहुत। अरे सब जगह नहीं किया है, वो लोग ठीक बोल रही है, कोई सेंटर में ये भी हुआ है, ठीक है। अब नहीं कुछ नहीं होगा, जिंदा हो जी, इतना साल हो गया, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलो हो गया आखिरी क्लास है, शाम में छुट्टी में चाय पीते पीते बकना, ठीक है। चलो इधर आओ, ध्यान हो गया। तो आप देखिए भारत बायोटेक भी लिखा हुआ है, भारत बायोटेक कोवैक्सीन बनाया था, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इतना यूज़ होता है, समझ गए। अब देखिए इसके बाद आता है फूड टेक्नोलॉजी में। फूड टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ होगा बायोटेक का? ऑब्वियसली फूड की फोर्टिफिकेशन, मतलब फूड में हम कैसे पोषक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। जैसे गोल्डन राइस को क्या किए, ऐसा चावल जिसमें विटामिन ए ज़्यादा उत्पाद हो जाए, उसके लिए हम लोग बायोटेक लगा के उसमें विटामिन ए बढ़ा दिए, ठीक है। इसी को फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब खाने का पोषक तत्व अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं कृत्रिम रूप से बायोटेक्नोलॉजी पद्धति यूज़ करके, तो फिर उसको हम लोग फूड बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हम आपको इस स्लाइड में दे चुके हैं, पढ़ें कि नहीं पढ़ें। इससे क्या होता है, हम क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति से। सेम मान लीजिए राइस की बहुत सारी प्रजातियां हैं ना, जाती हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, बासमती को हम कतरनी से मिला दिए, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक अलग तरह का राइस जन्मेगा जो कि हो सकता है पेस्ट रेजिस्टेंट हो। पेस्ट मतलब कीट वगैरह से क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंट का हिंदी क्या होगा, प्रतिरोधक क्षमता, है ना। तो ये चीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट हम लोग बना सकते हैं इसके थ्रू। फूड हम लोग फिर ये जो प्लांट अगर कीट और जो भी आप पेस्ट डाल रहे हैं या पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं वो सबसे बचाव अपना कर ले रहा है, तो उत्पादन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि आप कोई फल लगा रहे हो, जैसे टमाटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। टमाटर पहले याद करो, पहले का टमाटर एक दिन में ही सड़ जाता था, ध्यान है। देहाती टमाटर को रखना तो 2 दिन में सड़ जाता है। बाज़ार में देखो तो जो टमाटर है 1 महीना तक उसको कुछ नहीं हो रहा है, पड़ा हुआ है। कैसे? बायोटेक्नोलॉजी, GMOs, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। इसमें हम लोग क्या करने हैं कि ये जो है जल्दी सड़े ना, इसके लिए इसमें हम लोग वो DNA डाल दे रहे हैं जिससे ये बहुत दिन तक मतलब बना रहे, सुरक्षित रहे। तो टमाटर की जो वैरायटी अब मिलती है बाज़ार में वो है फ्लेवर सेवर। जो टमाटर आप खा रहे हैं उसका नाम है फ्लेवर सेवर, यही नाम लिखना आपको। हिंदी में भी ब्रैकेट में ऐसे ही करके लिखिएगा, अंग्रेजी में ही लिख सकते हैं फ्लेवर सेवर। देखिएगा स्पेलिंग मिला लीजिएगा, ठीक है। फ्लेवर सेवर बोलते हैं हम, स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक हो, चेक कर लेंगे हम लोग थोड़ी देर में। इसको चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ टमाटर की प्रजाति हुई जो अब मार्केट में मिलती है, जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंट और जल्दी स्पॉइल रेजिस्टेंट होता है। सड़न लेट से होगा उसमें, ठीक है। ऐसे बोलोगे सड़न होगा ही नहीं तो ये भी गलत है। सड़ता है, लंबे समय तक रहता है। अगर मान लो नाम याद नहीं रहता है तो ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे BT कॉटन हो गया। अभी हम लोग फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिर्फ फूड की बात करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हम लोग ये क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं और एग्जैक्टली हमको पता रह रहा है, क्योंकि हम एग्जैक्टली अच्छा वाला DNA निकाल के जो हमको पौधा चाहिए उसमें डाल रहे हैं और उसको लाभप्रद बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि अकाल है या कम पानी है, ऐसी जगहों पे ये पौधे उग रहे हैं और हमको फसल दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। तो फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है। अब रांची का देखिए हालत, खेती करने लायक मिट्टी नहीं है, बहुत एसिडिक सॉइल है, बहुत एसिडिक सॉइल है। pH जो है ना
4 से नीचे है, इतना एसिडिक है कि इसमें कुछ खेती किया नहीं जा सकता है, बहुत कम होता है। बोलेंगे कहाँ, खेती तो मेरे गांव में हो ही रहा है, वो ना के ही बराबर है। उसको अनुपात को देखिए, ओवरऑल देखिए, है ना। तो अब क्या हो रहा है, जैसे रहर, चना, ये सब को कैसे उगाया जा रहा है, बायोटेक यूज़ करके। जैसे हम एक बार बताए थे, बिरसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में बहुत सारी लैब, डेडिकेटेड लैब है। एक प्रोफेसर हैं हिमांशु दुबे, पहले भी नाम ले चुके हैं। वो क्या किए हैं, ऐसा पौधा तैयार किए हैं जो कि लो पीएच पे भी आराम से उग सके और पोषण उसमें अच्छा रहे। ऐसा नहीं कि लो पीएच पे पौधा नहीं होता है या ख़राब सॉइल में नहीं होता है, अभी भी तो हो ही रहा है, जहाँ तक खेती तो हो ही रही झारखंड में। लेकिन अगर उसकी पोषण क्षमता को आप देखें, पोषक तत्व को देखें, और बाकी जगह पे उगी हुई, मान लीजिए कर्नाटका या जहाँ केरला में, वहाँ से उससे कंपेयर करें, वहाँ का चना और यहाँ का पंजाब का चना, ये सब को मिला के देखिएगा तो ज़्यादा पोषक वो वाली लगेगी जिसकी मिट्टी अच्छी है। हमारी मिट्टी में गुण कम है और इसीलिए जो इसमें पोषण क्षमता है कम है। तो अब हमको ये बायोटेक्नोलॉजी झारखंड के लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है, ये बात आप लिख सकते हैं। लेकिन ये लिखना है कि तत्कालिक वरदान है, लेकिन लंबे समय में ये बहुत घातक हो सकता है। कैसे, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये समझ गए हैं। क्या पॉइंट्स है इसमें, यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम देता है। देखिए भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह का कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, क्या है, कोई बताएगा। इस पौधे के अंदर जो प्रोटीन है ना, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसको जनरली बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लोग कृत्रिम रूप से कंप्यूटर में बनाते हैं, उसको इस तरीके से दिखाते हैं। इसे घबराइएगा मत, इसको मत बनाने लगिएगा, ठीक है। अब फ़ोटो सब तो जैसा मिला वैसा डाल दिए। अब देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने में मदद करता है। इकोटॉक्सिसिटी मतलब पर्यावरण में जितने भी, इकोलॉजी में जितने भी जानवर हैं, उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको भी बताने में, हल करने में मदद करता है। कैसे बताएंगे। वाटर क्वालिटी, पानी की क्वालिटी को भी इन्हांस करने में, बचाने में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग है। कैसे, वो भी बताएंगे। ओजोन डिप्लीशन में भी रोक कर सकता है। अब कैसे करेगा, पढ़िएगा जाके, लिख दिए सब। और बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सब हमारे चैलेंजेस हैं जो बायोटेक्नोलॉजी एड्रेस करने की क्षमता रखता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है समुद्र में जब हम लोग तेल निकालते हैं तो तेल जो है अगर बिखर गया पानी के ऊपर तो वो सतह के ऊपर रहेगा कि नीचे आएगा, सतह पे रहेगा। उससे क्या नुकसान होगा। हाँ, जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत सारे जो सी बर्ड्स होते हैं जो मछलियों पर डिपेंड करते हैं, हंस वगैरह, वो सब भी अगर पानी में गोता लगाएंगे तो तेल उन पे लपट जाएगा और वो वहाँ मृत्यु हो जाएगी। तेल झाड़ने की क्षमता नहीं है, पेट्रोल बहुत गाढ़ा होता है। आप लोग को भी मालूम होना चाहिए, जब निकाला जाता है क्रूड ऑयल, फिल्टर होके नहीं, रिफाइन होके जो पेट्रोल मिलता है वो पेट्रोल नहीं, ये क्या है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को छानते हैं हम लोग, तब जाके जो आप वैसलीन लगाते हैं ना बड़ा मज़े से होंठ में, वो क्या है, पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। और मार पूरा घास उसके एकदम मस्त, अरे वाह बड़ी अच्छा। कोई को तो टेस्ट भी कर लेता है। लिप ग्लॉस आता है वैसलीन वाला है, मार पूरा लड़की लोग, लड़का लोग, आजकल लड़का लोग ही पूरा रगड़ देता है, सोचता नहीं है कि इसमें क्या है। अरे भाई तुम पेट्रोलियम जहर लगा रहे हो, है ना। ठीक, तो इसको थोड़ा देखिए। पॉलीथीन भी जो है ना, यही क्रूड ऑयल जो हम निकालते हैं उससे छान के इथीन को अलग करते हैं और उसी से पॉलीथीन बनाते हैं। मालूम था पेट्रोल से पॉलीथीन बनता है? नहीं ना, यही सब होता है। इसीलिए तुम लोग को कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम भी कोई पढ़ के, मतलब जन्मजात पढ़ के नहीं आया, तो पढ़े, ये सब्जेक्ट पढ़े, इसीलिए हो सकता है आप लोग को बाकी सब्जेक्ट्स में आप बहुत महारथी हों, इसीलिए साइंस पढ़ना ज़रूरी है। क्रूड ऑयल जो हम लोग समुद्र से निकालते हैं, उसी से हम लोग इथीन निकाल के पॉलीथीन, पॉलीबैग्स बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, जेली बनाते हैं और वैसलीन तो बनाते ही हैं। तो वैसलीन लगाओगे? हाँ, और ऑप्शन है ऑप्शन नहीं है,
क्या बात करते हो, बहुत ऑप्शन है जी। हाँ, सरसों तेल, अच्छा सरसों तेल लगाइएगा, अच्छा ठीक है। अरे नारियल है भाई, नारियल तेल बेस्ट है, उसको ना स्वर्ग का फल भी बोला गया है। बहुत सारे कविता ये सब आप देखिएगा, बहुत सारे वेद और आदिवासी पत्रिका में भी कोकोनट, और जैसे कोकोनट हमारा नहीं था, पता है ना, नारियल कौन लेके आया? बोलेंगे नारियल तो था हमारे टाइम से, नारियल हर पूजा में यूज़ करते हैं। क्या नारियल यहाँ होता था? खोजना, कौन लेके आया था? कौन वो लोग थे इन्वेडर्स जो नारियल लेके आए थे? डाव स्पेशली। क्या नारियल भारत में होता था? जाके पढ़ना। जैसे जैसे नए नए चीज़ आते गए वैसे वैसे, जैसे खजूर भी हमारा नहीं था, बाहर से आया, यहाँ पे जम गया। तो नारियल का देखना, तो क्या यूकेलिप्टस का क्या ख्याल है? ये जो यूकेलिप्टस का पौधा लगा, पेड़ लगा हुआ है जिससे पेपर बनता है, बाहर से कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लोग लेके आए थे। सबसे पहले पेपर वही लोग लेके आए थे, ठीक है। एनीवेज, चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी कैसे हम बता रहे थे तेल, वो क्रूड ऑयल फैल गया, अब आप उसको कैसे हटाइएगा? मग्गा और बाल्टी लेके जाइए, ऐसे ऊपर से निकाल लीजिएगा। समुद्र कितना बड़ा है, और जहाँ स्पिल हो रहा है, भारत तेल कहाँ से निकालता है? कहीं मुंबई, चलो वेरी गुड, मुंबई से। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, है ना, ब्लैक गोल्ड। अब इसको आप फैल गया, गलती से स्पिल हो गया, तो आप कैसे इसको हटाइएगा? हटाने के लिए कुछ है भाई? भारत नहीं, पूरा विश्व जो है एक चीज़ खोजा है, एक ऐसा जीवाणु जो तेल को खाता है, उसको ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया। उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम, उसी को बोलते हैं सुपर बग। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया कि जो आपका स्पिलेज है या बायो रिमीडिएशन, इसके ज्ञान से इसको हम लोग क्या किए? सुपर बग कौन है? चलिए खोज के लाइएगा, सी से नाम है, हम लिख दिए थे आंसर, लेकिन आप ढूंढ के लाइए। कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा जीवाणु है, जीव नहीं जीवाणु, जो कि तेल को खा जाता है? किसको खा रहा है? ऑयल स्पिलेज को। ऑयल स्पिलेज सुपर बग, खाली लिखिएगा ना तो आपको मिल जाएगा। ऑयल स्पिलेज मतलब तेल जो फैल गया, स्पिल हो गया मतलब फैल गया। पानी गलती से कोई गिरा दिया तो फैल गया ना, तो बोलते हैं पानी स्पिल हो गया, ठीक है। तो ऑयल स्पिलेज को खाने के लिए जो जीवाणु है उसी को हम लोग सुपर बग बोलते हैं। और अब बहुत सारे सुपर बग हो गए हैं जिसको खोजा है वैज्ञानिकों ने, और बायोटेक की मदद से इस तरह से समुद्र वगैरह साफ़ करना शुरू हो गया है। तो देखिए कितना बड़ा चीज़ है। पर्यावरण सुरक्षित हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑयल स्पिलेज के बारे में बताइएगा, ठीक है। लिख लीजिए, नाम बता दिए, नाम का स्टार्टिंग है सी, ढूंढना है, देखना है, देखिएगा बीच में हम गैप देंगे, 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ढूंढिएगा मतलब हमको लैपटॉप से फिर पेन ड्राइव निकालना है, तो गैप होगा उसमें गूगल करिएगा अपने से, किसी और का नहीं देखना है। ऐसे हम नाम बक चुके हैं, ठीक है। एनीवेज, चलिए अब देखिए क्या क्या कर सकता है, कैसे कंजर्व करता है। ये देखिए, इसी को बोलते हैं, पहला ही था, इसको अगर हम जीव को इस्तेमाल करके पर्यावरण से पॉल्यूटेंट्स को, प्रदूषणकारी तत्वों को हटा लेते हैं जीव का इस्तेमाल करके, तो उसको बायो रिमीडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो रिमीडिएशन। रेमेडी मतलब इलाज, कि भाई इसकी क्या रेमेडी है, मेरा पेट खराब हो गया, इसका कोई रेमेडी दो, तो हाँ भाई अजवाइन का पानी पी लो, तो ये हो गया रेमेडी, है ना। और बायो मतलब लाइफ के द्वारा अगर रेमेडी की जाए उसी को क्या कहते हैं? बायो रिमीडिएशन। लिखिए बायो रिमीडिएशन। यहाँ लिखा हुआ है सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव उपचार, है ना। पर्यावरणीय प्रदूषकों जैसे तेल फैलाव,
भारी धातु और कीटनाशकों को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना। सब नोट्स में दे दिए हैं, है ना। तो बायो रिमीडिएशन क्या है? जीवों का, देखिए बायो रिमीडिएशन, यहाँ माइक्रोबियल बायो रिमीडिएशन लिखा हुआ, बायो रिमीडिएशन में लिखिए जीवों का प्रयोग कर पर्यावरण से प्रदूषणकारी तत्वों को हटाने की प्रक्रिया को बायो रिमीडिएशन कहा जाता है। बायो रिमीडिएशन ब्रैकेट में जैव उपचार कहा जाता है, जैव उपचार कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, देख रहे हैं ऑयल स्पिल की बात किए थे हम अभी। अब जैव उपचार में कैसा कैसा उपचार? जैव उपचार जो है 3-4 तरीके से। जैव उपचार मतलब जो जैसा जीव को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से उस जैव उपचार का नाम हो जाता है। अगर आप जीवाणु यूज़ कर रहे हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव उपचार। ठीक है, अगर पौधों को इस्तेमाल करके पर्यावरण से आप हटा रहे हैं तो पादप उपचार। ठीक है, अगर जानवर को यूज़ करके कह रहे हैं तो क्या? जंतु उपचार। ठीक, जंतु को इस्तेमाल करके अगर हम टॉक्सिक पदार्थ हटा रहे हैं तो हो गया जंतु उपचार। ठीक, जंतु द्वारा उपचार। ठीक, समझ गए? जंतु द्वारा जैव उपचार। ठीक, तो बायो रिमीडिएशन कितने तरह का हो गया? प्लांट बायो रिमीडिएशन मतलब पौधों द्वारा, है ना। फिर उसके बाद क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव उपचार, और क्या? फिर जानवरों द्वारा जैव उपचार। समझ गए? तो पहला हो गया आपका माइक्रोबियल बायो रिमीडिएशन। तो तेल को तो आप हटा लिए, तेल हटाने वाला सुपर बग क्या है? ठीक है, सी से नाम है, क्लोस्ट्रीडियम। चलो ठीक, नहीं बताना चाह रहे थे, देखो तुरंत लिखी। हाँ ठीक है, गूगल करिएगा, हम फिर दिखाई देंगे कैसा दिखता है, वो भी दिखा देंगे। उसके बाद देखिए फाइटो रिमीडिएशन मतलब पादप द्वारा जैव उपचार। फाइटो रिमीडिएशन, इसमें क्या करते हैं ना, पौधों को मान लीजिए जैसे बांग्लादेश या चाहे ये झारखंड में भी पानी जो है क्वालिटी गंदा हो रहा है। अब उसको साफ़ करने के लिए 10 तरह का फ़िल्टर लगाएं हम लोग, और ऐसे भी झारखंड के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है कि पानी को हम लोग साफ़ कर सकें। हमको वर्ल्ड बैंक मदद करती है। जो भी रांची में वाटर सप्लाई का काम खूंटी में और रांची में चल रहा है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडित है ना, फंड किया गया है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये जानकारी होनी चाहिए आपको। काफ़ी करीबी लोग से मेरा हमको पता है, मालूम है कि वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है अब वाटर क्वालिटी को एश्योर करने के लिए तो हमारे पास जलीय जितना भी चीज़ है मौजूद है, जितने भी नदी नाले हैं सब बहुत कम है झारखंड के लिए। अब उसमें भी जो कम जल है हमारे पास, उसमें अगर हम क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो हम लोग क्या फिर कैसे फिर होगा। और प्रदूषण इतना, दामोदर को देखिए, सबसे पानी पी लीजिएगा उसका, पी के दिखाइए तो जीवित बचे, अगर 10 दिन के अंदर मृत्यु नहीं हो गई, है ना। तो अब उसको भी तो हमको मतलब अच्छे से साफ़ करके रखना है। तो अब उसको साफ़ करने के लिए करोड़ों की फंडिंग की ज़रूरत है। अब मान लीजिए करोड़ों का फंडिंग लगेगा तो हम उतना पैसा में गरीबी मिटाइएगा कि जल साफ़ करिएगा, क्या करिएगा। सबसे पहले है कि अब जल ही गंदा मत करिए। स्वर्ण रेखा को देखिए, सूख गई ना, हाँ सूख गई। अब पोटपोटो रिवर जिससे कांके डैम का पानी आता है वो भी सूख गया, गायब ही है ना। सब तो हम लोग सुखा दे रहे हैं, मानव के कारण से हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब मानवीय कारणों के कारण। ठीक है, तो कहने का मतलब है
अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर इतना पैसा लगा रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। अब लेकिन मान लीजिए विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम यूज़ करके ऐसे पौधे हम लगाएं जिससे कि वो प्रदूषण तत्वों को खींच ले और उसको हम हटा दें, तो हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जैसे वाटर हायासिंथ है ना, जो आप देखिएगा कांके डैम में हमेशा फैला रहता है, सॉरी ये बड़ा तालाब में थेतर, वो क्या होता है आपका, पूरा उगते रहता है, उसको फिर ट्रक का ट्रक उसको काट के ले जाता है। आपको पता है जलकुंभी, हाँ वाटर हायासिंथ, जलकुंभी वाटर हायासिंथ, जलकुंभी ट्रक भर भर के लोग ले जाते हैं, डेली सफाई के लिए आता है, बड़ा तालाब के पास जाके देखिएगा। वो एक तरह से बाद में पता लगा कि उसके अंदर जितना भी प्रदूषण की चीज़ है ना वो भी खींच लेता है, तो ये एक तरह से नेचुरली वो साफ़ रहता है, कोशिश होती है, ऐसा भी नहीं है उसमें कचरा आप डालते जाइएगा तो थोड़ी साफ़ रहेगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं जो कि इस चीज़ को खींच लेते हैं, तरह तरह के तत्वों को। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो जलकुंभी आयरन खींच रहा है ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं, अभी रिसर्च कर रहे हैं वो लोग। शायद ये सक्सेसफुल हो जाएगा और ये बात शायद सरकार को समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरी सिस्टर जो इस पे मेनली काम कर रही है, वाटर हायासिंथ और आयरन कैसे कर सकते हैं, पहले उसको प्रूफ करना है कि ये वाटर हायासिंथ आयरन खींच रहा है, तो पानी में आयरन की जो समस्या है वो ख़त्म होगी। आयरन, अगर आयरन युक्त पानी जो कि झारखंड का है, उससे क्या हो रहा है, आप जल्दी बूढ़े लगने लग रहे हैं, फ्लोरोसिस की समस्या हो रही है, दांत वगैरह मसूड़े वगैरह कमज़ोर हो रहे हैं, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। आप कितना भी तेल शैम्पू लगाइए, मतलब हम जब बाहर थे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जैसे ही यहाँ आए अब क्या है, बाल झड़ना शुरू हो जा रहा है। अब आरओ पानी से नहीं नहा सकते हैं, इतना अति नहीं करना है, बिस्लेरी से नहाइएगा। कुछ दिन तक तो हमको इस्तेमाल करना पड़ा था जब बाहर से आए थे, तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो रहे थे। अब ठीक है, तो दामोदर का पानी में भी ज़िंदा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्थिति है और बहुत समस्या है, ये बहुत गहन समस्या है। लोग मजबूर रह रहे हैं, हम लोग ना यहाँ पे फ़िल्टर लगा ले रहे हैं, गांव घर में क्या करिएगा। अब तो हद ये हो गया, रांची में आर्सेनिक पॉल्यूशन भी राइज कर रहा है। लोग जो बोरिंग कर रहे हैं, डी बोरिंग, आर्सेनिक भी पानी में आ जा रहा है। गर्मियाँ ले और 10 फीट नीचे बोरिंग करा ले रहे हैं, तो आर्सेनिक की समस्या बहुत प्रबल है। तो आर्सेनिक को छांटने वाले पौधे बहुत सारे हैं जिनके बारे में स्टडी की रखी गई है, लेकिन उनको लगाए कैसे। अगर लगा लिए तो समस्या भी आएगी कि उसको लगा लिए, आर्सेनिक तो खींच लिया, अब उस पौधा को कहीं फेंकेंगे तो उसके मिट्टी में जब ये पौधा मिलेगा तो वहाँ आर्सेनिक बढ़ जाएगा, ये सब भी समस्या है। तो ये तत्कालिक समाधान है, इस समाधान पे हम लोग नहीं निर्भर रह सकते, ठीक है ना, निर्भर नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है, जैसे ब्रेन फर्न नाम का एक पौधा है, ब्रेन फर्न, ये आर्सेनिक को खींचता है और बांग्लादेश में इसको बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है, पादप जैव उपचार के लिए। ब्रेन फर्न, आप देखिए, फर्न पढ़ाए थे आप लोग को शुरू में, फर्न पढ़ाए थे ना, काम आया ना, पता चला ना कि कौन सा फर्न के बारे में बोल रहे हैं। तो ये देखिए फाइटो रेमिडिएशन के बारे में क्या बोल रहा है, मृदा और जल में मौजूद प्रदूषकों को अवशोषित या विघटित करने के लिए पौधों का उपयोग करना, जिससे पर्यावरण जो है साफ हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइटो रेमिडिएशन, ठीक है। ये काम हो गया, ठीक, पर्यावरण को सुरक्षित कर ली। इसी तरह और भी अन्य चीज़ें हैं, इसको पढ़िएगा और हमको बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा, कंक्लूजन क्या है। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी जो है एक बहुत ही क्या बोलें शक्तिशाली उपकरण है, जिससे हम लोग बहुत सारे समाधान कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत सारे समाधान हम लोग कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, अपने फसलों की उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, हम अपने पशुओं को भी
और क्या बोलते हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके के अब बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना, नोट कर लीजिए जो भी नोट करना है। ये स्लाइड हम दे चुके, मिला है ना, ठीक है। अब देखिए, लेकिन चैलेंजेस क्या है, इतना जल्दी कोई चीज़ पे विश्वास नहीं करना है। कुछ इसके भी क्या, कुछ तो इसके भी कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट होंगे ना। तो देखिए क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए पर्यावरण पे क्या प्रभाव है, इस पे दो तीन चीज़ें हो सकती है। एक तो पर्यावरण पे प्रभाव है कि अगर ठीक है एक जगह से आप आर्सेनिक या आयरन हटा रहे हैं, जो अगर पौधा चाहे आप जीव को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस जीव को भी तो आप हटाएंगे वहाँ से। अब उसको हटा के कहाँ फेंकेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे या कहीं डालेंगे। जहाँ डालेंगे तो फिर तो वहाँ वो प्रदूषण करेगा ही, वहाँ आर्सेनिक बढ़ा देगा, आयरन बढ़ा देगा। तो ये जोखिम है, जोखिम है कि नहीं है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना सारा रांची का कचरा कहाँ फेंक रहे हैं, झीरी में फेंक रहे हैं। झीरी में एक पहाड़ बन गया है कचरा का। आसपास के जितने भी 20-15 किलोमीटर तक में मलेरिया का ऐसा मार है कि आप समझिए बड़ा दिक्कत है ना। जीरी रिंग रोड साइड, ठीक है। अब फिर दूसरा बात है कि मानव के स्वास्थ्य पे जोखिम है। मानव अगर बीटी कॉटन से बना हुआ सूती को पहनता है तो उसको देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को स्किन के ऊपर रैशेस आ रही हैं, इचिंग हो रहा है। अब तो क्या ही इचिंग होगा, सब पॉलिस्टर वॉलिस्टर हम लोग क्या कर रहे हैं, 100-200 रुपये में जो कपड़ा मिल रहा है उसको ख़रीद ले रहे हैं। ठीक है, सेल में लगा है, जाके ले लिए, पहन लिए, ठीक है। दिक्कत हो रहा है, आप मत घबराइए। हम लोग को अभी जो मिल रहा है ना वो बीटी कॉटन नहीं है, हम लोग का जो अपना किसान जो उगा रहा है उससे बना हुआ है। और अपना किसान उगा रहा है इसीलिए 100-200 में कपड़ा दे रहा है। अरे हम खुद वो उतना ही का पहनते हैं, थोड़ी इतना कोई अमीर, ठीक है। तो कहने का मतलब है लोकल वेंडर्स भी जो है अभी जो कपड़े मिल रहे हैं दुकानों में लोकल मिल रहे हैं, तो वो नॉर्मल कॉटन से मिल रहा है। लेकिन जो बीटी कॉटन से बना हुआ होगा, ऑब्वियसली उसमें टेक्नोलॉजी लगाए हैं तो उसका दाम ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। तो उत्पाद की जो कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है। तो ये एक इसका है ना कि भाई ये नैतिक चिंताएं हैं। बाकी क्या है, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी है। मतलब हमारा टेक्नोलॉजी का लोड बढ़ जा रहा है, कॉस्ट बहुत लग जा रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उतना DNA करने के लिए हमको आप रखिएगा तो हम पैसा नहीं लेंगे, भूखे मरेंगे। फॉरेन का लोग तो 2-2 लाख रुपए महीना देता था। इंडिया में भी उतना नहीं मिलता है, लेकिन 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 1-1.5 लाख तक मिल जाता है। ठीक है, बशर्ते आप करना चाहें तो, ठीक है। तो टीचिंग ज़्यादा अच्छा है, तो है ना। इसके बाद एलर्जी हो रहा है, आपको बताए। अब देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे फसलों को खा रहे हैं जो मजबूत हैं। आप तो खा रहे हैं लेकिन आपके पेट में समस्या उत्पन्न हो रही है, आपको एलर्जी हो रही है, पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम देखा जा रहा है, हाथों में प्रॉब्लम देखा जा रहा है, महिलाओं में PCOD की समस्या बढ़ रही है। ये सब समस्या देखी जा रही है। साथ ही साथ एक और चीज़ देखा जा रहा है कि हम लोग जितना भी दवाई आज तक बनाए हैं एंटीबायोटिक, वो सब से हम लोग रेजिस्टेंट हो गए हैं। अब हम पे वो दवाई काम करना बंद हो गया है। घबराने वाली सही बात है। आपको हम बता दें, ऑन कैमरा भी बोलने में डर नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ जो है ना हम पे काम करना बंद कर गई हैं। कोविड के दौरान पता चला ये बात। लोग बहुत परेशान हैं। आने वाले समय में छोटी मोटी बीमारियों से, इन्फेक्शन से लोग मरने वाले हैं। इन जितने भी मेडिकल वाले लोग हैं बड़े परेशान हैं विश्व के, और वो लोग खोज रहे हैं नई एंटीबायोटिक्स। और नई एंटीबायोटिक्स खोजने के लिए जो भी स्टूडेंट्स या उनके लिए बहुत स्कोप हो गया। अब बहुत अच्छा पैकेज ऑफ़र हो रहा है, ऑफ़र हुआ है, इसीलिए बता रहे हैं। 65 लाख 70 लाख के पैकेजेस हैं जो अभी तक हमको ऑफ़र हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं 1 साल का। तो ये ऑफ़र है लेकिन भारत में नहीं है। दुख की बात ये कि भारत कब जागेगा। जागेगा तो अपना रिसर्च स्कॉलर को पैसा दो ना भाई। स्कॉलरशिप बोलता है नेट निकालो, ऑल इंडिया रैंक 84 ला के भी नेट जो आपका है पड़ा हुआ है। आपको जिस काम के लिए हम यूज़ किए जा सकते थे, मेरे जैसे बहुत सारे हैं
यहाँ पे भी 2 PhD वाले बैठे हैं, इकोनॉमिक्स वाले। तो आपको कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकती थी इंडिया, लेकिन नहीं कर पा रही। तो ये भी हमारा एक है, क्योंकि साइंस में, रिसर्च में हम लोग जो बजट में हिस्सा देते थे वो रिड्यूस हो गया ये करंट सरकार में। और झारखंड में तो भूल ही जाइए, साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट ही नहीं है, मिनिस्ट्री भी नहीं है। ठीक है, ये स्थिति है, बहुत दिक्कत है। ठीक है, हायर एजुकेशन के नाम पे क्या बोल सकते हैं, बहुत स्थिति कितनी अच्छी है आप लोग सबको मालूम है। तो ये होता है जब आप एक अच्छा नेता नहीं चुनते हैं। ठीक है, सिर्फ आदिवासी वोट के लिए आप करिएगा तो भी नहीं, और अगर मान लीजिए बाकी जिसको भी ले रहे हैं तो नॉन आदिवासी भी ले रहे हैं तो सही नेता चुनिए ना। गांजा फूक के पीने वाला, उसको क्या आप नेता बना रहे हैं? समझ गए ना, इशारा काफ़ी है। हाँ हाँ, हमने कुछ नहीं कहा है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं गरीब शिक्षिका हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं चींटी समान हूँ, मुझे बख्श दिया जाए। है ना, हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है, सब अधिकारी बनने जा रहे हैं, यही सब देखना है। तो पर्यावरण की चिंता किसी को नहीं है, जिसमें रहना है, जिसमें सांस लेना है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हमको नौकरी करके घूस कमाना है, इस पे ज़्यादा जोर है। नेता बनने में ज़्यादा जोर है कि हम नेता बन जाएंगे, गाड़ी से घूमेंगे और पैसा खाएंगे। यही सोच हमें जल्द ही ले डूबेगा, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। 2 तरह की एक थ्योरी है मानव थ्योरी में, माल्थुशियन एंड कॉर्कोपाइन्स। माल्थुशियन बिलीव करते हैं क्या कि जो है क्या, बताइए तो, थ्योरी बड़ा पढ़े हैं आप लोग, सोचो कैसे। अरे चलिए आप ढूंढ के लाइएगा, अरे आपसे उम्मीद था, आपको बताना चाहिए था। कुछ लोगों की सोच है जो है अभी प्रेजेंट में उसी का मज़ा ले लो और छोड़ो भविष्य का लोगों के लिए, अपना मज़ा करो और पूरा लूट पाट करके जी के निकल जाओ। एक ग्रुप है कि कुछ बचा के रखते हैं, संरक्षण करते हैं ताकि पृथ्वी पे जीवन बचा रहे, हमारे आने वाले लोग जिंदा रह सकें। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे प्रभाव के बारे में हम बात किए हैं, इसमें से मेन बता दिए पर्यावरण पे क्या प्रभाव है, मानव के स्वास्थ्य पे क्या है और आर्थिक क्या है। बाकी आप पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या समझे। ठीक है, इसी के साथ हमारा बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म होता है। बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका साइबर सिक्योरिटी। देखिए ना, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स, देखिए तो है ना लिखा हुआ, साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, ये एक बहुत ही उभरता हुआ चीज़ है। इसका एक चैलेंज बताइए। साइबर मतलब इंटरनेट से रिलेटेड। आप गलती से, आपको फ़ोन आता है, सर मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ, अपना OTP पिन बताइए। आपके माँ बाप गलती से पिन बता दिए हैं, आपका सारा पैसा गायब। कितने लोग के साथ हुआ है आसपास में जानते हैं? हाँ हाँ, पापा के फ्रेंड बोल रहे हैं। और आपको बता दें, बढ़ता हुआ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, हम खुद बता रहे हैं। मेरी मैडम जो है, जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, उनके आवाज़ में वही हमसे बोली हमको पैसा का आवश्यकता है, भेज दो। हम आश्चर्य किए, हम बोले तुरंत भेज रहे मैम, तुरंत। यहीं पे थे, पहुँचते पहुँचते उनसे रास्ता में भेंट हो गया। हमने, अरे मैडम यहाँ क्या करनी है आप? देखिए जा रहे हैं, क्यों? तुमने आप फ़ोन की थी, आपको यहीं दे दे क्या चीज़? मैडम पैसा मांगे थे। हम कब कॉल किए? आप ही के नंबर से कॉल आया, फ़ोन दिखा दिए, चेक हो गया। ये भी हो रहा है। AI इतना पावरफुल है कि आपके जानने वाले लोगों की, वो देखते हैं ना, आप फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करिए तो बोलता है परमिशन, गिव एक्सेस टू फोटोज़, गिव एक्सेस टू लोकेशन, गिव एक्सेस टू ऑल द फाइल्स, जीमेल एंड ऑल। और एंड्रॉयड में ये प्रॉब्लम है, इसलिए आईफोन।
अब आईफोन नहीं चल जाएगा, बस बता रहे हैं। आप ओके करते हो उस ऐप के लिए, बिना ओके किए आपको बढ़ने नहीं देगा, वो ऐप आपको जीने नहीं देगा। आपकी सारी डेटा कहीं ना कहीं जमा हो रही है, आपको हर पल ट्रैक किया जा रहा है। आपको देखना है तो मतलब चलिए मान लीजिए आप गूगल किए कोई सामान, मान लीजिए बैग खरीदना है, आपको मन किया, लड़की लोग पर्स, आप लोग जिम बैग या कुछ खरीदने के लिए गूगल किए, देखिए आपको जब भी कोई चीज़ खोलिएगा अपना इंटरनेट या यूट्यूब, उस बैग का प्रचार देने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आया कि आपने कोई टिप टाप किया है। लेकिन क्या आपको पता है, आप यहाँ एक चीज़ नोटिस किए, फ़ोन सुनता है आपको। ओह, कर लिए ज़ोमैटो। आप सोचिए, और यहाँ तक हो गया ना, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन करने से भी हो जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है, फील किए? अब बोलिए उसमें कैसे ये टेक्नोलॉजी हो गया कि आप क्या फील कर रहे हैं वो कैसे फ़ोन को पता चल जा रहा है। देखिए ये यहाँ पे मतभेद है कि आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं और वही चीज़ आपको दिखने लगे। ठीक है, वो एक अलग लेवल पे है, कोई नहीं कह सकता है। ठीक है बॉस, अगर आप जो बोल रहे हैं, आपने अगर उसके बारे में बात किया, जैसे हम लोग फ़ोन रखे हुए हैं, सब कुछ बंद है, इंटरनेट भी बंद है, ये जीपीएस एक्सेस आप पहले ही दे दिए हैं, तो फ़ोन नया लीजिए, बोलता है एक्सेस दो जी, एक्सेस दो, एक्सेस दो, जीमेल दो, तभी हमको खोलेंगे, कुछ करेंगे। आप खोले हैं, लॉगिन किए हैं, आराम से दोस्तों के साथ बैठे हैं, इंटरनेट भी बंद है, आप लोग बात करने लगे चूरू वाला के पास जाके हम पकौड़ी खाएंगे, चाय खाएंगे, इतना ही बोले हैं आप। या बोले हैं पेपे का जीन्स आया है वो खरीदेंगे हम, क्या बोले रिबोक का सेल लगा है जूतवा खरीदेंगे, इतना ही आप बात किए अपने दोस्त लोग से। घर पहुंचते पहुंचते आपका फेसबुक पे वो ऐड आने लगेगा, जो जो प्रोडक्ट का आप नाम दिए वो, क्योंकि वॉइस से, वॉइस डिटेक्शन, सो वॉइस ट्रैकिंग हो रहा है। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी, बहुत सारे लोग पिटीशन फाइल किए थे इसी चीज़ पे, फेसबुक पे केस किए थे कि मेरे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल नंबर 21, वो तो राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी उसी में आएगा। अच्छा, अपने पसंद का शादी करना है, राइट कौन सा राइट के अंदर आया? राइट टू लाइफ है कि राइट टू इक्वालिटी है? हाँ, यूपीएससी का क्वेश्चन है, मजाक में नहीं कह रहे हैं, शादी सुनते ही सब शर्माने लगता है, अरे बड़ा हो जाओ यार। हाँ हाँ, राइट टू प्राइवेसी, हाँ नहीं भाई, बहुत जीने के लिए बहुत जरूरी है। राइट टू लाइफ है जी, अपने पसंद का मैरिज, राइट टू लाइफ है। 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है 21 में, देख लीजिएगा जाके। ठीक है, राइट टू लाइफ। ठीक, तो राइट टू लाइफ है कि आप किसके साथ ज़िंदगी बिताना चाह रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट माथा पटक लिया है, इतना डिवोर्स हो रहा है, हम खुद करा रहे थे। ठीक है, तो देर आर सो मेनी केसेस ऑफ राइजिंग डिवोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और साथ में क्या हो रहा है, तब भी वो भी काम पे जा रही है, लड़का भी काम पे जा रहा है, घर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, तुम चाय बनाओ, हैं। एक केस आया मेरे पास, कच्चा सब्जी बनाती इसलिए डिवोर्स दे रहे हैं। हमने तुम्हारा तो करा देंगे डिवोर्स, है ना, फीस भी ले लेंगे। एनीवेज, तो बहुत कुछ हो रहा है, ये पता नहीं कब तक मैरिज इंस्टीट्यूशन कब तक चलेगा, बट एनीवेज चलिए, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे थे हम लोग। जो भी आप बात करिएगा, अभी भी क्लास में जो भी हम लोग बात करते हैं, देखिएगा आपका अगर फ़ोन है, खोल के देखिएगा, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा। योर फ़ोन इज़ लिसनिंग। तो क्या ये सही है? क्या हम जो प्राइवेट बातें कर रहे हैं, हम लोग किसी से भी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर सकते हैं? जैसे मान लिए हमने 2-3 बार फ़ोन पे बोल दिया कि अरे देखो ना, वो बगल वाला बच्चा सुसाइड कर लिया, हमको भी बहुत टेंशन हो रहा है, हमको भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तुरंत देखिए फ़ोन खोलिएगा ना, सुसाइड से बचें, ये रहा नंबर डायल करें। ऐसा हुआ है, 3 लोग मुंडी लाया, तुम लोग कुछ ऐसा मत करना, फ़ोन कर लेना, हम आज जा रहे हैं, इसका मतलब टच में नहीं रहेंगे, ऐसा तुम लोग के हाथ में। ठीक है,
तो आपको कितना सही लग रहा है, कितना सही है ये प्राइवेसी में इन्वेजन?